So very good morning to all of you. Welcome students to my channel English Essential. This is Gautam Singh, your teacher of English for compulsory and literature. जो हमारी बुक प्रूडेंस है उसमें नेक्स्ट हमारी जो पोम है दैट इज ऑन टाइम। जो कविता का शीर्षक है वो हमें बताता है कि जो कविता है जो पोम है वो समय के ऊपर लिखी गई है। अब समय के बारे में कुछ अच्छी बात बताने के लिए, समय को डिस्क्राइब करने के लिए कि आखिरकार समय होता क्या है, यह हमें ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी इस दुनिया की सारी चीज़ों को देखते और समझते हैं, लेकिन जो एक कवि होता है, जो एक पोइट होता है, उसका किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और जब उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट, जो उसका व्यू है, जब हम उसको पढ़ते हैं और जब समझते हैं उसकी कविता के थ्रू, तब इनफैक्ट हमें पता चलता है कि अरे यार ये चीज तो हमारे सामने हुआ करती थी, लेकिन कभी हमने इस चीज को इस तरीके से नहीं देखा। जो एक पोएट होता है, एक कवि होता है, वो इस दुनिया के ऐसे इमोशन और ऐसी चीजों तक भी पहुंच सकता है जो हमारी आंखों के सामने है ही नहीं, या जिन चीजों का एग्जिस्टेंस ही, अस्तित्व ही नहीं है। तो अब जो पोएट है हमारे वो है जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन जैसे एक बहुत ही बड़े एक इंग्लिश पोएट, यानी कि ब्रिटिश जो पोएट है, उनकी लिखी हुई ये पोम है हमारे पास में। 1633 1634 के बीच में इसको कंपाइल किया गया, लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि समय के बारे में जो पोएट है उसने हमें क्या बताना शुरू करा है। रफली पहले हम ये देख लें कि ये 22 लाइन्स की एक पोम है, जिसको अगर हम स्टैंजा में डिवाइड, पहली बात तो स्टैंजा वाली पोएम नहीं है, इसमें कोई स्टैंजा नहीं है, इसको हम सिंगल स्टैंजा कहेंगे। सिंगल स्टैंजा की ये पोएम है, तो जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। बहुत बड़े पोएट हैं ऑब्वियसली, तो बहुत डेप्थ वाली, बड़ी गहराई वाली उनकी कविता होगी। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। फ्लाई एनवियस टाइम, एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु। फ्लाई एनवियस टाइम टिल थो रेन आउट दे रेस। यहां पर जो वर्ड आया रेस, इस रेस का मतलब है मानव प्रजाति से, मानव सभ्यता से, इंसानों से। सबसे पहले जो हमारे स्टार्टिंग में वर्ड आया फ्लाई, लेकिन फ्लाई के तीनों ही लेटर्स कैपिटल हैं। ऐसा कोई भी पोएट, देखो कैपिटल लेटर्स जो पोएट्री है उसमें दो तरीके से यूज होते हैं। पहली बात, जो आइडियल एक पोएम होती है, जो बिल्कुल जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह और जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है। और इस टाइप के जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर जैसे जो बड़े बड़े पोएट हैं, तो उसमें सबसे खास बात ये होती है कि पोएम की जो भी वर्स, जो भी लाइन होती है, उसकी स्टार्टिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में, आजकल के जमाने में बहुत सारे जो पोएट हैं, अब कविता तो आजकल बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं, हर कोई कविता लिख लेता है सोते जागते बैठते। तो आजकल कुछ ऐसे पोएट हमें दिख सकती है जिसमें कैपिटल लेटर वाला रूल फॉलो नहीं करा हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने लिटरेचर, अगर हम पढ़ रहे हैं और लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो पोएम की लाइन्स हैं उनकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है। अब पहली जो लाइन है उसमें पहले वर्ड को पूरा कैपिटल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि पोएट चाहता है कि हम इस वर्ड पर एम्फेसाइज करें, इस पर दबाव डालें। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और फिर टाइम के टी को उसने दोबारा से कैपिटल कर दिया है। अब स्टार्टिंग का पहला लेटर किसी अक्षर का कैपिटल हो वो तो समझ में आता है कि वो रूल है, लेकिन फिर यहां बीच में कैपिटल क्यों करा? तो कैपिटलाइजेशन जो पोएट करते हैं उसका एक खास रीजन होता है, वो हमें उस शब्द के ऊपर दबाव, यानी वो चाहते हैं कि हम इस वर्ड को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें कि पोएट किस चीज के ऊपर दबाव डालना चाहता है। ट्रांसलेट करते हैं लाइन को। वो कहता है कि उड़ जाओ ईर्ष्यालु समय, उड़ जाओ, और तब तक उड़ते रहो, तब तक उड़ते रहो जब थो। मैंने पहले अपनी जो प्रीवियस जो मैंने पोम कराई थी उसमें ही पहले मैंने बता दिया था, फिर एक बार बता दूं कि जो यू होता है उसका जो आर्किक यूज है, यानी कि पुरानी ओल्ड इंग्लिश में जो पुराने पोएट वगैरह करते थे, ब्रिटिश पोएट करते थे, उसमें थो का मतलब यू से होता है। टिल थो रेन आउट द रेस, रन आउट द रेस। रन आउट का मतलब बीत जाना, खत्म हो जाना। तो यहां पे देखो पोएट की बात है, बड़ी खतरनाक है। वो समय को कहता है कि समय जल्दी चलो। अब टाइम को उसने यहां पर टी कैपिटल करके एक तरीके से वो ऐसे बात कर रहा है समय से, जैसे मानो समय कोई इंसान हो। तो हमें पता है कि अगर किसी नॉन लिविंग चीज से हम इंसानों की तरह काम करने के लिए कहें या उसे इंसान मान के व्यवहार करें, तो फिर वो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तो पहली लाइन में पता चल गया। अब यहां पे कवि जो है वो समय को कहता है कि बड़ी तेजी से चलो, बड़ी तेजी से बीतो, और तब तक चलते रहो, तब तक बीतते रहो जब तक कि मानव सभ्यता इस धरती से समाप्त ना हो जाए। यानी पोएट चाहता है कि अगर किसी आदमी का जो जीवन है वो 80 साल का है, तो पोएट का समय से कहता है कि इतनी तेजी से चलो कि 80 साल एक दिन में और 2 दिन में खत्म हो जाए, और जीवन सभ्यता पूरी तरीके से, मानव सभ्यता धरती से खत्म हो जाए। तो भाई वो इतना बुरा क्यों चाहता है? क्यों वो चाहता है कि हर एक इंसान मर जाए? नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, फिर पता चलेगा। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब है यहां पे चुनौती देना।
किसी को चैलेंज करना। कॉल ऑन द लेजी लैडन स्टेपिंग आर्स, फिर उसने आर्स का यहां पे देखो फिर एच कैपिटल कर दिया। तो अब वो चाहता है कि हम इस बात पर दबाव दें कि पोएट ये कहता है कि मैं चुनौती देता हूं ये जो सुस्त लेजी और लैडन स्टेपिंग। तो लैडन स्टेपिंग का पूरा यहां पर जो फ्रेज है इसका मतलब है भारी भरकम कदम। पोएट कहता है कि ये जो समय है, समय के जो घंटे होते हैं, उस घंटों की तुलना वो ऑथर किससे कर रहा है, पोएट कर रहा है थके मांदे जो भारी भरकम कदम होते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत थका हुआ होता है उसके और जो भारी भरकम जो कदम होते हैं वो बड़ी धीरे धीरे करके उठते हैं। उसी तरीके से पोएट कहता है कि ये जो समय है और समय के जो घंटे होते हैं समय के अंदर, ये बिल्कुल किसी थके मांदे आदमी के भारी कदमों की तरह चलते हैं, लेकिन मैं उसको चुनौती देता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो जल्दी चलो, और इतना जल्दी चलो, इतना जल्दी बीतो कि फटाफट इस मानव सभ्यता को धरती से खत्म कर दो, इस सभ्यता का अंत हो जाए। क्यों? हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लमेट्स पेस। पेस का मतलब होता है गति, और प्लमेट जो होता है वो घड़ी, पुराने जमाने की जो घड़ी होती थी जिसके नीचे वो एक पेंडुलम होता था जो लटकता रहता था, दाएं बाएं मूव करता था, टन टन की आवाज भी आती थी। तो जो हमारा जो पोइट है जॉन मिल्टन जो है वो इन समय की इन घंटों की तुलना, वो ये कहते हैं कि घड़ी के जो नीचे का पेंडुलम होता है वो जिस तरीके से धीरे धीरे करके सरकता है, उस तरीके से जीवन के, मनुष्य जीवन का जो समय है वो बड़ी धीरे धीरे से बीत रहा है, लेकिन पोइट चाहता है कि बड़ी तेजी से बीते और मानव जीवन फटाफट खत्म हो जाए। नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। एंड ग्लुट themselves with what they womb divorce। अब नेक्स्ट वाली लाइन में हार्ड वर्ड आया हमारे पास में, ग्लुट। ग्लुट का मतलब होता है पर्याप्त रूप से, एब्युंडेंस, जो चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हो। एंड ग्लुट देमसेल्व्स विद व्हाट दे वुम डिवोर्स। वुम का मतलब होता है पेट, और डिवोर्स का मतलब होता है भकोसना, किसी खाने की चीज को ठूस ठूस कर खाना, बड़ी तेजी से निकलना। जब हम लालच में कोई चीज फटाफट ठूस ठूस के खाते हैं कि भाई जल्दी से खा लो, और ज्यादा ठूस ठूस के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खा लो, क्वांटिटी में खा लो। तो अब वो समय को कहता है, यहां पे वो समय को से ही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम, समय को वो कहता है कि जितना भी तुम्हारा जल्दी से जल्दी हो सके ठूस ठूस के अपने पेट में भर लो, यानी इंसानों को, इंसाने की बनाई हुई हर एक धरती पे जो चीज है उसको फटाफट नष्ट कर दो। इंसान के बनाए हुए किले महल और दुनिया भर की चीजें जो 100 200 300 500 600 साल में धीरे धीरे करके गलने लग जाती हैं, खत्म होने लग जाती हैं। इसीलिए ऑथर कह रहा है, जॉन मिल्टन कहते हैं, समय को फटाफट बीतो और इंसानों के जो भी चीजें इस धरती पर है सबको खत्म कर दो, इंसानों को भी खत्म कर दो। यानी वो समय को कह रहा है कि भाई सब कुछ अपने पेट में भर लो, तुम इस इंसानों को अपने पेट में ठूस लो, उनको खा जाओ, और इंसान की बनाई हुई हर एक चीज को खत्म कर दो, उसका भक्षण कर लो, उसको खत्म कर दो खा खा के। Which is no more than what is false and vain and merely mortal dross। अब मेयरली का मतलब होता है केवल, ओनली, और ड्रॉस एक छोटा सा इंसेक्ट, एक तितली जैसा उड़ने वाला कीड़ा होता है। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, विच इज नो मोर देन व्हाट इज फैल्स एंड वेन। अब वो ये कह रहा है कि इंसानों को समाप्त कर दो और इंसान की बनाई हुई हर एक चीज को, समय को वो कह रहा है पोएट जॉन मिल्टन कि अपने पेट में भर लो, यानी हर चीज का नामो निशान हटा दो। क्योंकि पोएट कहता है कि इंसान और इंसान की बनाई हुई जो भी इस धरती पर चीज है वो फैल्स यानी कि झूठी, और वेन यानी कि व्यर्थ है। इंसान के बनाए हुए किले, इंसान के बनाए हुए महल, इंसान के बनाए हुए ब्रिजेस, इंसान के बनाए हुए शहर, इंसान के बनाए हुए विलेजेस, वो हर एक चीज को कह रहा है कि सब झूठी चीजें हैं। हर दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, शिष्टाचार, सभ्यता, पोएट कहता है कि ये सारी चीजें झूठ हैं और सारी चीजें व्यर्थ हैं, और एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। और ऑथर कहता है, जॉन मिल्टन कहते हैं कि इंसान और इंसान की बनाई हुई जो हर एक चीज है वो मॉर्टल यानी कि नश्वर, ड्रॉस एक छोटे से कीड़े के समान है। जिस तरीके से एक छोटा सा कीड़ा पैदा होता है और उसका क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत कम दिन का होता है, वो पैदा होता है और कुछ दिन में मर जाता है। तो ऑथर कहता है कि इंसान की बनाई हुई चीजें और इंसान की औकात क्या है, एक नश्वर कीड़े के समान है, आज है और कल को खत्म हो जाएगी। सो लिटिल इज आवर लॉस, सो लिटिल इज द गेन। यहां पे जो वर्ड आया थे, थे का मतलब होता है, दे का मतलब होता है योर्स, जो हम आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं, योर्स। अब पोएट कहता है कि जब ऐसा होगा तो वो कहता है कि क्या नुकसान होगा हमारा अगर इंसान के बनाए हुए ऐशो आराम, इंसान की बनाई हुई किताबें, इंसान के बनाए हुए धर्म, इंसान की बनाई हुई जातियां, नस्लें, शहर, किले, महल अगर सब ध्वस्त भी हो जाएं, क्या फर्क पड़ेगा?
क्या नुकसान होगा हमारा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में पाया ही क्या है, गेन क्या किया है हमने? कुछ भी नहीं करा। पोएट कहता है जो कुछ हमने गेन करा है वो सब झूठा है और वो सब व्यर्थ है, तो फिर हमारा कोई नुकसान ही नहीं है। अगर ये महल किले सभ्यताएं और अगर ये सब मिट भी जाएंगी तो क्या नुकसान होगा हमारा? कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आखिरकार अभी तक हमें पता नहीं चला कि क्यों वो इंसानों को मारने पे तुला है, इंसान की सभ्यता और हर एक चीज को मिटाने पर तुला है। चलो वो तो पोएम पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर when as each thing bad thou hast entombed, thou मैंने पहले ही बता दिया था कि you जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। For when as each thing bad thou hast entombed, ये जो वर्ड यहां पे आया hast, हैज जो है वो आर्किक यूज है हैव का, जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, उसका आर्किक यूज है। और एंटोम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को दबा देना, दफना देना, उसके ऊपर उसकी समाधि बना देना। अब पोएट आगे वाली लाइन में कहता है कि क्यों मैं ये सारी चीजें कह रहा हूं। पोएट कहता है कि जब इंसान की बनाई हुई सारी चीजें खत्म की जा चुकी होंगी, समय को कह रहा है कि जब तुम सारी चीजों को खत्म कर दोगे, इंसान की बनाई हुई हर एक चीज को दबा दोगे, दफना दोगे, जिस तरीके से रेत के टीले के नीचे कोई महल और किले की दीवारें और दुनिया भर की सभ्यताएं दफन हो गई, उस तरीके से जब तुम इंसान और उसकी बनाई हुई हर एक चीज को दफन कर दोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल थे ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंसान के अंदर एक सबसे घिनौनी चीज होती है जो जॉन मिल्टन बता रहे हैं, ग्रीडी सेल्फ, सिर्फ अपना, मेरा, हमारा, हमारी जाति का, हमारे धर्म का, इसके अलावा जो इंसान घटिया कुछ सोच ही नहीं पाता है, उस घटिया सोच की तरफ जो ऑथर है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो इंसान के लिए जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब समय तुम इंसान की बनाई हुई हर एक चीज को मटिया मेट कर दोगे, अपने अंदर दफन कर दोगे, और इंसान जो कि बहुत ही अपने लालच में घिरा होता है उसको तुम कंज्यूम्ड यानी कि खत्म कर दोगे, उसको खा जाओगे, उसको निगल जाओगे पूरी तरीके से, तब क्या होगा? देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस। तो पोएट अब हमें उसकी बात समझ में आती है कि उसने फर्स्ट लाइन से लेकर और इस लाइन तक उसने क्यों मानव सभ्यता के मरने और खत्म होने की कामना करी है, क्यों ऐसी इच्छा कर रहा है। क्योंकि पोएट कहता है कि अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो ऑथर कहता है कि एक लॉन्ग इटर्निटी, एक अनंत काल पैदा होगा जिसका कोई अंत नहीं होगा, एक ऐसा समय होगा जिसका कोई और छोर नहीं होगा। शैल ग्रीट आवर ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है एक्सटेसी, जब खुशी की बहुत ज्यादा कोई चरम सीमा होती है, यानी एक तो होती है खुशी और एक होती है ज्यादा खुशी, लेकिन अगर मान लो कि किसी खुशी की कोई चरम सीमा पे आदमी पहुंच जाए, उसके अंत तक पहुंच जाए, सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है खुशी की वहां तक पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं ब्लिस। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे मान लो कोई फकीर हो, कोई संत हो, और वो जिस भगवान के लिए ढूंढता फिर रहा है, एक दिन अचानक वो उसके सामने आ जाए, तो उसके लिए जो वो स्थिति होगी वो किसी एक्सटेसी की तरह होगी। जब कोई साइंटिस्ट हजारों एक्सपेरिमेंट्स में असफल होता है, अपने 20-30 साल तक किसी चीज में लगा रहता है, और जिस दिन वो जाके उसे वो अपनी चीज मिल जाती है, अचीव कर लेता है, तो उसकी जो खुशी होती है वो खुशी नहीं होती है। खुशी तो हम लोगों के लिए हो सकती है कि फलाने साइंटिस्ट ने दवा खोज कर ली, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने दवा खोजी है उसके लिए वो जो सिचुएशन है वो ब्लिस एक्सटेसी की सिचुएशन है, वो तो बेचारा खुशी से पागल हो रहा होगा। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी तो असल में हमारा जो स्वागत है, क्योंकि हम मर चुके होंगे, इंसान धरती से खत्म हो चुका होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो असल में मरने की कामना कर रहा है। यहां पे पोएट मरने की कामना कर रहा है एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, क्योंकि पोएट कहते हैं जॉन मिल्टन अगर ऐसा होगा तो हम एक अनंत काल में जन्म लेंगे, और जो अनंत काल है वो हमारा स्वागत एक असीम खुशी के साथ करेगा, विद एन इंडिविजुअल केस। जिस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को चूमता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को चूमती है, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के पास, हर एक आदमी के पास, इंसान के पास जो वास्तविक खुशी है, जो प्रसन्नता की अंतिम सीमा है, वो उसके पास चल के आएगी। और जिस तरीके से प्रेमिका अपने प्रेमी को चूमती है, ठीक उसी तरीके से वो जो परम आनंद की खुशी है वो हमें आके चूमेगी। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड, और जो खुशी जिसको आनंद कहते हैं, जिसको बहुत मौज कहते हैं, वो हमें किसी तूफान की तरह, किसी सैलाब की तरह, किसी बाढ़ की तरह अपने अंदर डुबो देगी।
अभी तो लोग खुशी के लिए, जॉय, आनंद के लिए तरसते हैं, लेकिन पोएट कहता है कि तब हम एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलेंगे कि जो आनंद है वो तो हमें किसी बाढ़ की तरह डुबो चुका होगा। जिस तरीके से डूबी हुई चीज बाढ़ में उसके अंदर डूब के रह जाती है, उसी तरीके से पोएट कहता है कि हम मनुष्य आनंद में इस तरीके से डूब जाएंगे कि फिर हम कभी उससे उबर ही नहीं पाएंगे। पूरा अनंत काल तक हमारा जीवन आनंद में बीतता रहेगा। When everything that is sincerely good and perfectly divine, ऑथर कहता है कि इंसान के बनाए हुए इस धरती में क्या चीजें हैं, उसने सारी कहा है, फैल्स हैं, वेइन है, झूठी हैं और व्यर्थ की हैं, लेकिन तब तब हमारे पास जो कुछ होगा वो सिंसियरली गुड, यानी पूरी तरीके से पवित्र और अच्छा होगा। परफेक्टली डिवाइन, डिवाइन यानी कि अलौकिक, जिसका संबंध भगवान से, खुदा से, गॉड से, रब से हो। तो हमारे पास जो भी उस समय चीजें होंगी, हमारे पास घर होगा या हमारे पास कपड़े होंगे या हमारे पास खुशी होगी या हमारे पास जो कुछ भी होगा, वो पूरी तरीके से गंभीर रूप से तो अच्छा होगा, वास्तविक रूप से, और पूरी तरीके से अलौकिक यानी भगवान से संबंधित होगा। तो भगवान से जो संबंधित चीज होगी वो तो किसी भी आदमी के लिए बड़ी प्यारी होगी। तो बस ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? विद ट्रुथ एंड पीस and love shall ever shine about the supreme throne। अब एक और मजेदार बात है कि जब ये हमारा जीवन होगा तो सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास वो चीजें होंगी जिसके लिए इंसान इस धरती पर तरसता है। हमारे पास ट्रुथ यानी कि सत्य होगा, हमारे पास पीस यानी कि शांति होगी, हमारे पास लव यानी कि प्रेम होगा जो अनंत काल तक चलेगा। शैल एवर शाइन, ये तीनों जो इमोशन, ये जो भावनाएं हैं, ये हमेशा की तरह चमकती रहेंगी, कभी ना डूबने वाले सूरज की तरह। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, ऐसा क्यों होगा? अरे क्योंकि भाई सीधी सी बात, वो कह रहा है कि तुम सबसे जो सर्वोच्च सिंहासन है, तुम उसके सामने खड़े होंगे, यानी भगवान जो है, जो खुदा जो है, हम उसके सामने खड़े होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भगवान के, अपने भगवान के सामने खड़े होंगे, तो फिर वहां पे सत्य, वहां पे शांति और प्रेम के अलावा हो ही क्या सकता है? तो ये सारी चीजें भी हमें मिलेंगी। ऑफ हिम, अब यहां पे हिम का उसने ए फिर एच कैपिटल कर दिया है। ऐसा उसने इसलिए कर दिया क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है सुप्रीम थ्रोन यानी भगवान के बारे में बात कर रहा है। ऑफ हिम टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, वो पोएट कहता है, जॉन मिल्टन कहता है कि भगवान को केवल एक नजर देख लेना, इससे ज्यादा खुश करने वाली बात क्या होती है? अगर एक झलक भी भगवान की दिख जाए तो इससे ज्यादा खुश करने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। When once our heavenly guided soul shall climb, लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा कि जब ये जो हमारी आत्मा वाला ये जो शरीर है, इस शरीर से हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और हेवनली गाइडेड सोल, हेवनली गाइडेड यानी हमारे अंदर जो शरीर है उसको तो भले ही हमारा दिमाग चलाता है, लेकिन हमारे अंदर जो शरीर के आत्मा है वो हमारे इमोशन को जिंदा रखती है, हमारे भावनाओं, किसी इंसान को इंसान बनाए रखती है। तो जब हमारी ये जो, और आत्मा को निर्देशित कौन करता है? आत्मा को निर्देशित भगवान करता है। तो जब भगवान के द्वारा नियंत्रित होने वाली ये जो हमारी आत्मा है, जब इस धरती को छोड़कर, इस धरती के सारी गंदगी को छोड़कर जो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं उसको चढ़ के जब ऊपर चढ़ेगी, तो क्या होगा? देन ऑल दिस अर्थली ग्रॉसनेस क्विट। ग्रॉसनेस का मतलब होता है भार। ऑथर कहता है कि जब हमारा जो ये शरीर है, हमारी ये जो आत्मा है, इस दुनियादारी की ये जो सारा भार हमारे ऊपर है, रिश्तों का, नातों का, जिम्मेदारी का, प्रेम का, नफरत का, ईर्ष्या का, जलन का, ये सारा जो भार है जो कि सिर्फ इस धरती पे ही होता है, इस धरती के अगर बाहर कोई दुनिया है तो फिर वहां पे ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां कोई कपड़े के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए, पैसों के लिए लड़ता नहीं है। तो वहां जब हम जाएंगे तो इस धरती की जो सारा गंध और जो सारा भार है ये सब हमारा छूट जाएगा। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। अटायर्ड का मतलब ऐसे तो कपड़े पहना हुआ या किसी पोशाक को पहना हुआ होना चाहिए, होता है मतलब, लेकिन यहां पे वो कह रहा है अटायर्ड विद स्टार्स। वो ये कह रहा है कि हम तारों से सजे हुए होंगे। क्यों तारों से सजे हुए होंगे? क्योंकि सब जानते हैं कि जिसको स्वर्ग कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको हेवन कहते हैं, वो किसी भी धर्म में आसमान में बताई जाती है। तो हम आसमान में होंगे, बादलों के बीच बैठे हुए फॉर एवर, हमेशा के लिए। हमें कभी वहां से उतरने की, वहां से हटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट चीज, ट्रम्पलिंग ओवर डेथ। सबसे बड़ी बात है, हम किसको रौंद डालेंगे, किसको कुचल देंगे अपने कदमों के नीचे जब हम आसमान में बैठे होंगे? मृत्यु को। एंड चांस, अवसर, मौका, जिसके लिए लोग एक दूसरे को गला काटने के लिए तैयार हैं। आज पूरी दुनिया में इतनी खतरनाक बीमारी फैली है, लेकिन एक हमारा ही देश है जहां पे लोग किसी मरते हुए आदमी की वैक्सीन को ब्लैक करने के लिए तैयार हैं। एक मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक करने के लिए तैयार हैं। किसी की अर्थी को, किसी के जनाजे को कंधा देने के लिए 2-4-5 हजार लोग झटकना चाहते हैं। इससे ज्यादा
गंदगी किस देश के लोगों के दिल में हो सकती है? ऑब्वियसली हमारे। लेकिन हम कभी अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी कमी के बारे में बात करो तो लोग कहते हैं अरे यार, तुम अपने मजहब की बुराई कर रहे हो, तुम अपने धर्म की बुराई कर रहे हो, तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, तुम फौज के खिलाफ बोल रहे हो, तुम फलाने नेता के खिलाफ हो, इसका मतलब तुम देश के खिलाफ हो। तो ये बेवकूफी की बातें हैं, लेकिन असल में हकीकत ये है कि इन सारी गंदगी को दूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चांस, जो अवसर होता है, इसको हम भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने बड़े गंदे मीनिंग में लिया है। हमारा मतलब तो ये है कि भैया 600 का सिलेंडर में तो 60,000 में बेचूंगा और 6,000 में बेचूंगा, लेकिन मुझे तो वो 5,000 रुपए एडवांस कमाने, कल को क्या पता मुझे क्या जरूरत पड़ जाए, मुझे नया मोबाइल खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, अपने लिए घर खरीद लिया तो अपने बच्चों के लिए घर खरीदना है, अपने बच्चों के लिए घर खरीद लिया तो बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाना है। मतलब इस हवस का कोई अंत नहीं है, इस हवस का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब हम उस अंतिम छोर पे होंगे, एक ऐसे जीवन में, जब जॉन मिल्टन कहते हैं अगर हम पहुंच जाएंगे तो वहां पे हम मौके को अपने पांव के नीचे कुचल चुके होंगे। एंड दी, वो सब्जेक्टिव केस का यू है, और पोएट कहता है कि तुम्हें ऑन टाइम, सबसे पहली बात समय, हम तुम्हें कुचल चुके होंगे, अपने पांव के नीचे रौन चुके होंगे और पूरी तरीके से खत्म कर चुके होंगे। ये तो रही हमारी वर्बली जो हमने पोएम का ट्रांसलेशन करा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय लाइन, और उसका एक्सप्लेनेशन करा है, इल्यूस्ट्रेशन करा है, उसकी व्याख्या करी है। लेकिन अब जो हमारी पोम है, तो पोम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं और दूसरी चीजें होती हैं। तो पहली बात तो मैसेज, तो जॉन मिल्टन का देखो मैसेज बहुत ही क्लियर है कि जॉन मिल्टन इंसानों की कोई बुराई नहीं चाहते हैं। कि अगर उन्होंने कहा है कि भाई इंसान को, ये कहा है कि भाई समय फटाफट बीतो और इंसान की सभ्यता को खत्म कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जॉन मिल्टन है वो इंसानियत के दुश्मन है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इंसान का ये जो शारीरिक जीवन है, जहां यहां पे इंसान अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो रहा है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे देश के लोगों ने तो नीचता की सीमा पार कर दी है। इससे ज्यादा घटिया हरकत और क्या होगी? अमेरिका में जब ये बीमारी फैली थी तो लोगों ने टॉयलेट पेपर अपने घर में थोक भाव में जमा कर लिए थे। टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर के बिना किसी की जान नहीं जाती है। लेकिन हमारे देश में तो डॉक्टर जो हैं वो आईसीयू का बेड ब्लैक करने के लिए तैयार है, जो फार्मास्यूटिकल जो स्टोर चला रहे हैं मेडिकल, वो इंजेक्शन ब्लैक करने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब हद है नीचता की। क्या अगर ये बीमारी जब इस धरती पर, इस देश में इतनी फैल जाएगी कि 135 करोड़ लोग इस बीमारी से या तो मर चुके होंगे या सब में बीमारी फैल चुकी होगी, तो तुम कहां जाओगे उस 5,000 रुपए को लेके? क्या कर लोगे तुम उस बचे हुए पैसे से? लेकिन इतनी घटिया सोच के जो लोग हैं वो इतना तो आगे सोच ही नहीं सकते। उनकी जो संकीर्ण मानसिकता है, उसकी जो नैरो मेंटेलिटी है, उनकी फोरसाइट इतनी नहीं होती है कि वो इस बात को सोच ले कि यार इतनी खतरनाक बीमारी आई है, लोग तड़प तड़प के इतनी गंदी मौत मरते हैं, तो अगर ये बीमारी पूरी फैल गई तो मैं अगर वैक्सीन बेचकर वैस ब्लैक करके या बैड को ब्लैक करके जो पैसे कमाऊंगा, ये पैसे मैं यूज कैसे कर पाऊंगा? जब ये बीमारी इतनी फैल चुकी होगी कि अगर इस देश की 50% आबादी भी अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए तो 50% अपने आप ही मरेंगे। वो 50% बाकी के 50% को ले मरेंगे। लेकिन कोई इतना नहीं सोचता। सरकार से लेकर और जो जनता है वो इतनी निचले स्तर पर गिर चुकी है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारे पास में जो एग्जाम्पल देने वाले ऊपर पोजीशन पे बैठे हुए लोग होते हैं वो इतने घटिया किस्म के एग्जाम्पल देते हैं कि जनता जो है वो तो कहती है भाई हम क्यों पीछे रहे। जब तुम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल बेच के लूट सकते हो तो फिर मैं इंजेक्शन को 6,000 रुपए का क्यों नहीं बेचूं? मैं तो 40 में बेचूंगा। और बिका है एक 950 रुपए का इंजेक्शन 40 हजार लोगों में बेचा है। इससे ज्यादा कफन बेच के खा लो तुम, इससे बढ़िया किसी मुर्दे को नोच के खा लो, इससे ज्यादा और क्या करोगे? तो ये समस्या इंसानों की इस धरती पर हमेशा से रही है। तो जॉन मिल्टन इन सारी जो बातें, इंसानों की जो हरकतें, उनसे बुरी तरीके से दुखी हैं। और इंसान कहते हैं पैसा दौलत शोहरत ये क्या है? फैल्स और वेन है। तो वो समय को कहते हैं कि समय इतनी तेजी से उड़ो कि इस मानव सभ्यता का अंत कर दो। क्योंकि इस धरती की जब शुरुआत हुई थी तो इंसान यहां पे मौजूद नहीं था। इंसान इस धरती के बनने के बहुत हजारों करोड़ों साल बाद आया है। तो इसीलिए जॉन मिल्टन, अब जॉन मिल्टन भैया आजकल में तो पैदा नहीं हुए थे, 200-300 साल पैदा हुए थे, लेकिन वही बात है फोरसाइट, दूरदृष्टि। एक विद्वान व्यक्ति की एक इंटेलेक्ट पर्सनैलिटी जो होती है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो होती है, उसकी खास बात होती है फोरसाइट। वो दूरदृष्टि रखते हैं, वो आगे 100-200 साल आगे तक का देख सकते हैं और वो लिख के जाते हैं, आज हमारे सामने है। और हमारे देश के लोगों ने तो साबित करा है इस बात को। तो समय को वो इसलिए बीतने को कहते हैं ताकि मानव सभ्यता खत्म हो जाए और तब हम परमेश्वर के घर जाएं। वहां वो जगह जहां पर हर चीज अनंत होती है, लेकिन जो हर चीज अनंत होती है वो बुरी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको 3 चीजें मिलती हैं, सच्चाई, शांति और प्रेम।
जो तीनों चीजें इस धरती पर से गायब हैं। और हमारे देश में तो गायब क्यों, हमारे देश में तो सच्चाई और ये शांति और जो प्रेम है ये डायनासोर बन चुके हैं। जिस तरीके से डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, वैसे ही हमारे देश से और देश के लोगों के जो मन है ये इतने गंदगी से भर चुके हैं कि ये तीनों चीजें गायब हो चुकी हैं। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो कि पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन ये जो पांचों उंगलियां नहीं बराबर होने वाली, यानी अच्छे लोगों की जो जनसंख्या है ये इतनी कम है हर धर्म में, हर मजहब में, हर जाति में, कि इन लोगों की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती है। ना तो इन लोगों की कोई सुनता है और ना इन लोगों की आवाजें निकलती हैं तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुट्ठी भर होते हैं। और वही कहावत कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आई होप कि शायद कभी कोई ऐसा दिन आए जब इस नीचता से देश उबर सके, वरना तो इस दुनिया का जो सबसे खूबसूरत देश है मेरे ख्याल से, ऐसा तो सब लोग कहते हैं, अपने देश की बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं फॉरेन राइटर्स को इतने पढ़ा है। मैक्स मुलर एक बहुत जॉन मिल्टन टाइप के इतने बड़े फेमस व्यक्ति हैं। वो जब अंग्रेज 1947 से पहले इस देश में राज चलाते थे, तो यानी आज जो हमारे यहाँ आईएएस, कलेक्टर और ये जजेस होते हैं, ये सब उस टाइम ब्रिटेन से तैयार होके आते थे और अंग्रेज ही होते थे ज्यादातर। तो मैक्स मुलर उनके ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उनको एक लेक्चर देते थे कि जब तुम भारत जाओगे तो उनको स्नेक चार्मर सपेरों वाला देश समझ के मत जाना। वो एक ऐसा देश है जहां पे अगर तुम किसी मानव सभ्यता पे रिसर्च करना चाहो, उससे बेहतर जगह तुम्हें कुछ नहीं मिल सकती। अगर तुम किसी भाषा पर, किसी बोली पर अगर रिसर्च करना चाहते हो तो भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। अगर तुम कीट विज्ञान पर, अगर कोई कीड़े मकोड़ों पर, जानवरों पर, जंगलों पर, पेड़ों, पहाड़, पानी पर रिसर्च करना चाहते हो तो भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। अगर बोले विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है, गिनती की शुरुआत कैसे होती है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो बोले भारत से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। तो हमारे पास असल में ऊपर वाले ने दिया तो हमें वो देश है, लेकिन इस देश की इससे बेहतर जो बदतर स्थिति है वो और इस दुनिया की कोई जाति नहीं कर सकती थी जितनी हिंदुस्तानियों ने इस देश की हालत करी है। तो ये पोएम तो बहुत सूटेबल है। मैं तो मानता हूं कि बहुत अच्छा आदमी है जिसने इस पोएम को इस बुक के अंदर कंपाइल करा। और ऐसी बुक्स, ऐसे पोएम्स होनी चाहिए, ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी ये बताया था कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो क्यों हमारे सिलेबस में होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ के तो आदमी साइंटिस्ट बनेगा, अगर वो मैथ्स अच्छी पढ़ता है तो वो कोई पायलट या कोई एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ के क्या बनेगा, हिंदी पढ़ के क्या बनेगा, इन कहानियों को पढ़ के, इन कविताओं को पढ़ के क्या बनेगा। ऑब्वियसली ये हमें बताती है कि इंसान क्या होता है, इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए, इंसान बनकर क्या करना चाहिए। तो उसी तरीके से जो जॉन मिल्टन है वो ये चाहते हैं कि इस धरती का इसलिए अंत हो जाना चाहिए क्योंकि इंसान वाकई में इस धरती के लायक नहीं है। और उसके बाद में हम एक ऐसी परमेश्वर के पास जब जाएंगे तो हमारी सारे दुख दर्द खत्म हो चुके होंगे, ना तो वहां मौत होगी, ना वहां अवसर का लालच होगा, और सबसे बड़ी बात वहां समय की पाबंदी नहीं होगी। यहां पे आदमी समय से डरता है, यार मैं 30 साल का हो गया, मैंने मेरी जिंदगी में क्या कमाया, यार मैं 60 साल का हो गया, मेरा बुढ़ापा हो गया, मैं कमा नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, मैं 55 साल का हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी। तो यहां सब टाइम के गुलाम है। अगर तुम कुछ नहीं करो, चुपचाप भी बैठे रहो, तो भी समय तो चलता रहेगा, समय बीतता रहेगा और तुम्हें अपने साथ भागने के लिए मजबूर कर देगा। अगर तुम नहीं भाग पाओगे तो फिर तुम पीछे छूट जाओगे, तुम पीछे छोड़ जाओगे तो उसका मतलब मौत ही है। और खासकर हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां, जिस देश में तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। पैसे से तुम वेंटिलेटर खरीद सकते हो, पैसे से तुम डॉक्टर खरीद सकते हो, पैसे से तुम हर इंजेक्शन, हर दवाई खरीद सकते हो, तुम दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हो। ऐसा यहां पे है ही नहीं कि इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो भाई सबके लिए नहीं होनी चाहिए ना। अगर इंजेक्शन नहीं है तो हर आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है कि कोई आदमी 60,000 देके खरीद लेता है पैसा। तो ये इतना सड़ चुके हैं हम लोग इतनी बुरी तरीके से कि या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि हम जॉन मिल्टन की बात माने और भैया जो परमेश्वर सत्ता के पास में, अंतिम जो सत्ता है उसके पास जाना, वो एक अंतिम उपाय, वरना चाहे तो हम इस धरती को भी बेहतर बना सकते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो आईएएस नहीं बने, वो आईपीएस नहीं बने, वो इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट नहीं बने, बल्कि पॉलिटिशियन बने। इस गंदगी को, इस देश की पॉलिटिक्स में जो गंदगी है, इसको खत्म करने के लिए हमें पॉलिटिक्स के गंदे नाले में ही उतरना होगा। जब इस देश के ऐसे स्टूडेंट जो वाकई में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो आईएएस बनने की बजाय सीएम बनेंगे, क्योंकि यहां तो एक अनपढ़ गंवार सीएम दो में उसको आईएएस को 2% की औकात बता देता है, उसको अपने सामने खड़ा रखता है। सीएम बैठा है और जो मंत्री बैठा है, एक एमएलए बैठा है उसके आगे, और वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है। तो क्या होगा उसका पढ़ लिख के आईएएस बनने का। तो जब यहाँ की असली वो जो जनरेशन है जो वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं, जिनके अंदर वाकई में ट्रुथ, पीस और लव मौजूद है, जब वो लोग पॉलिटिक्स में उतरेंगे, असल में इस देश की राजनीति का जो गटर है वो तब साफ होगा। उस सबके लिए हमें वही बनना पड़ेगा, क्लीनर बनना पड़ेगा, स्वीपर बनना पड़ेगा। आईएएस आईपीएस बन के इस देश को कोई नहीं बदल सकता, 1% नहीं बदल सकता। पूरा बदलना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक अगर तुम मूवीज से लेकर किताबों पढ़ोगे तो एक ही बड़ा, एक थोता, एक शैलो, एक
खोखला डायलॉग मारा जाता है, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, देश बदलो। अरे क्या खाक बदलेगा आईएएस आईपीएस? एक 2 कौड़ी का अनपढ़ गंवार नेता 1 घंटे में ट्रांसफर करवा देता है, क्या बदल लेगा तू? कुछ भी नहीं बदल सकता। तो मेन चीज है पॉलिटिक्स में उतरना, और ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल आदमी को होना चाहिए, उसके पास में इंस्टेंसेस, उदाहरण होने चाहिए, और दुनिया भर की चीजें उसने पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये तो देखो सिंपल सा एक मोरल जो मैसेज है, जो तुम अपनी अगर जिंदगी में याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे, वरना तो फिर वही है, जियो, अपने परिवार को पालो और एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। अब बात आती है इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं। पहली बात देखो, राइमिंग जो स्कीम है इसकी बहुत ही सिंपल है, राइम पहचानना, जो रिदम पहचानना है वो बहुत ही आसान है। तो राइमिंग पैटर्न के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास रेस, इसको हम दे देते हैं ए, लेकिन जो आर्स है वो आर्स कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसको हम दे देते हैं बी। फिर रेस जो है वो पेस से मैच कर रहा है, और जो योर्स है, डिवोर्स है, वो आर्स से मैच कर रहा है, तो हमने इसको दे दिया ए बी, ए बी। फिर आ रहा है वेन, तो वेन, रेस, आर्स, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम दे देंगे सी। फिर उसके बाद में आ रहा है ड्रॉस, तो फिर जो ड्रॉस है वो किससे कर रहा है? डिवोर्स से, तो हमने इसको दे दिया बी। फिर उसके बाद में ड्रॉस और लॉस आ रहा है, फिर हमने इसको दे दिया बी। तो सॉरी, इसको एक सेकेंड, जो ड्रॉस और जो लॉस है वो आपस में राइम कर रहे हैं, बल्कि ऊपर वाले किससे नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा हमारा अगला जो पैटर्न है, वो हो जाएगा डी और डी। फिर उसके बाद में आ रहा है गेन, तो उसको कर रहा है वेन से, तो गेन और वेन एग्जैक्टली सेम साउंड कर रहे हैं, तो हमने इसको कर दिया सी। इस तरीके से आगे का तुम्हें अपने आप करना है, राइमिंग पैटर्न अपने आप फाइंड आउट करो, ये थोड़ी बहुत मेहनत। और पर्सनिफिकेशन मैंने इसमें बताया ही है कि समय से उसने इंसान की तरह बातचीत करी है, और समय को जल्दी से गुजरने को कहा है, इस धरती की हर बुरी चीज को खत्म करने के लिए कहा है, ताकि हम असली स्वर्ग में, एक असली जिंदगी में पहुंच सके, जिस जिंदगी का कभी कोई अंत नहीं हो। तो here we rest our क्लास, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन ध्यान रखना मेरी फीस देना मत भूलना, यानी कि सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, और कमेंट जो है वो तुम्हारी प्रेजेंस, यानी कि तुम्हारी जो हाजिरी है, और वो मेरा मोटिवेशन भी है कि जितने ज़्यादा चैनल यूजफुल होगा, और जो यूजफुल, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए यूजफुल हो सकती है। तो अब ये ऐसी जो पोएम्स हम जो कर रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के अंदर कॉमन है, तो ऑब्वियसली उन लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड डे टू ऑल ऑफ यू, स्टडी हार्ड।